आज शेड्यूल मिल गया था ना आज का मेरा। बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करना चालू किया था। चलिए, क्यों करना चालू किया था, मतलब क्या जरूरत पड़ी थी, ऐसे ही मन किया। अरे भाई कुछ तो हुआ होगा तभी तो बात कर रहे थे उस पे। इसको समझने के लिए आर्टिकल 13 क्लॉज 3, यस, जो द मीनिंग ऑफ लॉ के बारे में बताता है। यस नो, आप नहीं हैं? अच्छा, पिछला क्लास एक आध किया है या आज ही है? आज पहला क्लास है। मेरी पहली क्लास है, मतलब इससे पहले हिस्ट्री की हुई थी आपकी। अच्छा, तो लॉ की डेफिनेशन आर्टिकल 13 क्लॉज 3 बताता है। बट इस लॉ के डेफिनेशन में दो प्रकार के लॉज आ सकती हैं, ये मैंने बताया था। एक कौन सी लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, संवैधानिक विधियां, मतलब ऐसी विधियां जिसके द्वारा किसको संशोधित किया जाता है? संविधान को। समझ में आ रहा है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं। और दूसरी तरफ वो कानून, वो लॉज जो इस देश में सामान्य तौर पर प्रयोग हो रही हैं, जिसको हम ऑर्डिनरी लॉज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऑर्डिनरी लॉज, साधारण कानून। कौन सा कानून? साधारण कानून। क्लियर हो पा रहा है? साधारण कानून और संवैधानिक कानून। अब इस लॉ की मीनिंग के अंतर्गत दो प्रकार की विधियां हैं। एक लॉ दो प्रकार की हो सकती है, संवैधानिक विधि भी हो सकती है और साधारण विधि भी हो सकती है। बट ये जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है, इसमें जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है, वो कौन सी लॉ है? वो साधारण लॉ है या फिर संवैधानिक लॉ है? इसके बीच क्या करना पड़ेगा? अंतर समझना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि अभी तक हमने आर्टिकल 13 में, जैसे हमने फंडामेंटल राइट शुरू किया था, तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों में ही एक बात ये समझी कि वो कोई भी लॉ क्यों ना हो, यदि वो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा होगा, वो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा होगा, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आ रहा समझ में? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 दोनों में ही ये चीज समझा आपने कि ऐसा कोई भी कानून क्यों ना हो। यस, यही पढ़ा था कि कोई भी विधि क्यों ना हो, कोई भी लॉ क्यों ना हो, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, मतलब इस देश में ऐसे कोई भी आदेश, निर्देश नहीं हो सकते जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यस। अब जैसे कल मेरे पास एक कॉल आया जिसपे एक महिला ने कहा, सर मैं लेक्चरर के तौर पर एक कॉलेज में पढ़ाती हूं, पर मैं एक गेस्ट लेक्चरर हूं। यस, मैं एक रेगुलर तौर पर कार्य नहीं कर रही हूं, परंतु मैं मैटरनिटी लीव में थी।
मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश तो मुझे प्राप्त हुआ, पर मातृत्व अवकाश के दौरान का जो सैलरी है वो मुझे नहीं दिया गया। ये बोलते हुए कि आप तो कौन सा लेक्चर हैं, गेस्ट मतलब टेम्परेरी टाइप के लेक्चरर्स हैं। तो क्या इस पे कुछ हो सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइंस है, वो कोई भी वो कॉन्टिजेंसी इंप्लॉइज हो, मतलब टेम्परेरी इंप्लॉइज हो, या फिर वो रेगुलर इंप्लॉइज हो, सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। आर्टिकल 21। यस। तो अब कॉलेज नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, हाई कोर्ट देगा इनको, फिर देगा कॉलेज, पर आपके राइट का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। जो आपके अधिकार हैं वो आपको मिलेंगे ही, और ऐसे किसी भी आदेश के द्वारा जिससे आपके अधिकारों का हनन किया गया हो, वो क्या हो जाएंगी? आ रहा समझ में? ये कहता है 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2, आप जो पहले से पढ़ चुके हैं। अब 13 क्लॉज 3 में लॉ की मीनिंग दी गई है। उसमें कौन सा लॉ होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है या ऑर्डिनरी लॉ होता है? ये एक स्टोरी है, और इस स्टोरी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाएंगे 1951 में। चलिए सबसे पहला हेडिंग बनाइए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। यस। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत सरकार कानून लेकर आई जिसे कहा गया लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। कौन से कानून लेके आई? लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। क्योंकि लैंड रिफॉर्म कानून या भूमि सुधार कानून लाना आवश्यक इसलिए हो गया था क्योंकि भारत सरकार ये चाहती थी कि वो जमीनें, लैंड्स एक्वायर कर सके, और लैंड्स एक्वायर करने के बाद उन जमीनों में कोई ना कोई कार्य करे ताकि इकोनॉमी आगे बढ़े। यस। और सरकार को ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक अधिकार होता था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो सरकार को किसी की भी जमीन लेने से रोकती थी। आया ना भाई? प्रॉपर्टी, लैंड क्या हुआ? प्रॉपर्टी हुआ ना? आ रहा समझ में? तो सरकार एक कानून लेकर आती है, संविधान संशोधन करती है पार्लियामेंट, और इसके द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 के अंतर्गत, कौन सा आर्टिकल? तो देखो मैं आर्टिकल 13 पढ़ा रहा था अभी, पर मैं कहां चला गया? ऐसे ही पढ़ेंगे। आर्टिकल 31 के अंतर्गत एक आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 31A, और दूसरा आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 31B। क्लियर है? दो आर्टिकल जोड़े गए। किस लिए जोड़े गए? भूमि सुधार के लिए। आर्टिकल 31A में लिखिए, बोल रहा हूं, अनुच्छेद, हिंदी में बोल रहा हूं पहले, फिर इंग्लिश में बोलूंगा। अनुच्छेद 31A के अनुसार यदि कोई विधि
भूमि सुधार के पक्ष में बनी हैं, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता, उसका न्यायिक पुनरावलोकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14, 19 का उल्लंघन करती है। इंग्लिश में लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31A, if any law is made in favor of land reforms, then it cannot be judicially reviewed on the ground that it violates review on the ground that it violates Article 14 or 19। ठीक, सुनिए, आर्टिकल 19 भी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, वहां पे भी संपत्ति के अधिकार की बात की गई है, जो अब समाप्त कर दिया गया, हाँ है ना। और आर्टिकल 14 जो है वो समानता के अधिकार की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज आर्टिकल 14। अब अगर मान लेते हैं कि सरकार जमीन ले रही है और ये इनकी भी जमीन लेती है, मेरी जमीन भी लेती है, मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, इन्हें कम मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ जमीन के जगह अलग अलग हैं वगैरह वगैरह, इनको कम पैसे मिल गए, मुझे ज़्यादा मिल गया, तो ये इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते कि नहीं नहीं मुझे कम पैसा मिला, समानता नहीं दिखाई दे रही है। भूमि सुधार के लिए अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है, मतलब जमीन छीनने के लिए, सिंपल सी बात, तो समानता के अधिकार के आधार पर तुम न्यायपालिका नहीं जा सकते, सामान्य शब्दों में कहें तो। और आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, जो 31 में की गई थी, यस। और अगर आपके संपत्ति के अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है तो भी आप न्यायपालिका नहीं जा सकते, यदि सरकार भूमि सुधार अर्थात आपके लैंड्स को लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए कोई कानून बना रही है तो इसका मतलब क्या कर दिया संसद ने, उस समय की सरकार ने, कि आप अगर सरकार आपकी जमीन छीनती है तो आप इन दो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के आधार पर न्यायपालिका ना जा सके। आ रहा समझ में? भाई आपके मौलिक अधिकारों को कौन बचाता है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, यस। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके अधिकारों को बचाते हैं। और आर्टिकल 31A ये कह रहा है कि अगर आपके आर्टिकल आप भी अगर यदि आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है, मैं 19 यहां पर केवल 19 से लिखा क्योंकि इसमें 31 समाहित हो गया है, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी संपत्ति के अधिकार की बात की गई है, यस। यदि आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है, सरकार अगर आपकी जमीन छीन रही है, तो भी आप न्यायपालिका नहीं जा सकते। सिंपल सा बात कह रहा है आर्टिकल 31A, यस। क्या कहा जा रहा है कि भूमि सुधार से संबंधित कोई भी विधि बनाती है, लैंड या भूमि जो है वो राज्य का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। मतलब इस पर कौन कानून बनाती है? राज्य सरकारें बनाती हैं।
राज्य विधानसभाएं बनाती हैं, संसद नहीं बनाती। यस, लैंड किसका सब्जेक्ट है? लैंड, पंचायत, ये सब किसके सब्जेक्ट हैं? राज्य के विषय हैं। पुलिस किसके विषय हैं? राज्य के। अब देखिए कि अभी अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जिन्होंने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर कुछ कहा, फिर वो असम से भाग गए और चले गए तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना में जो सरकार है वो अभी बीजेपी के फेवर की गवर्नमेंट नहीं है, तो वो वहां चले गए ताकि असम की पुलिस वहां ना जा पाए, क्योंकि एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में जाने के लिए उस राज्य से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन, नहीं तो किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते हो। इसीलिए सीबीआई को किसी भी राज्य में जाने से पहले उस राज्य से परमिशन लेनी पड़ जाती है, यदि उस राज्य ने नोटिफाई किया हुआ है कि सीबीआई को आने से पहले परमिशन लेना पड़ेगा तो, क्योंकि सीबीआई दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत बनी हुई है, एंड दिल्ली इज अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी। यस, तो जो विषय राज्य के हैं उस पर राज्य कानून बनाएगी, उस पर पूरा कंट्रोल इसका होगा, राज्य का होगा। अब मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़, उस समय छत्तीसगढ़ था नहीं, पर मान लेते हैं कि चलिए पंजाब ने एक कानून बनाया, मद्रास ने एक कानून बनाया लैंड रिफॉर्म के लिए, मतलब लैंड एक्वायर करने के लिए, और वो कानून आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन कर रही थी, परंतु अब कहां नहीं जा सकते थे? न्यायपालिका नहीं जा सकते थे। क्लियर हो पा रहा है? दूसरा आर्टिकल 31B में लिखिए, ये तो सुनिएगा, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31A तो बहुत छोटी चीज बोल रहा है कि अगर आपके आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन होगा तो आप न्यायपालिका नहीं जा सकते, मतलब आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। ये सीधे सीधे आर्टिकल 31 क्लॉज 2 का उल्लंघन है कि कोई भी ऐसी विधि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो न्यायपालिका उसे क्या घोषित कर सकती है? शून्य। पर 31A ने क्या कर दिया? रोक दिया कि भूमि सुधार से अगर कोई कानून बनती है और आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करती है तो भी तुम न्यायपालिका नहीं जा सकते। यस, और दूसरा आर्टिकल 31B। क्लियर हो पा रहा है मैं जो समझा पा रहा हूं आप लोग को? क्योंकि ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड होता है जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल कभी भी कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा तो तुरंत पूछ लेना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझाने के में बहुत बहुत पेचीदा चीज़ें आएंगी बीच बीच में, आया ना? इसीलिए कम से कम 2 से 3 क्लास लेता हूं इसको समझाने में, पर एक बार समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को तो हमेशा के लिए हो जाएगा, आया ना? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 31B। 31B क्या कहता है सुनिएगा। 31B कहता है कि यदि कोई भी लॉ जो भूमि सुधार से है या नहीं है, जो भी हो, अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, क्योंकि 31B के द्वारा एक नया, देखिए जब हमारा संविधान बना था, सुनिएगा इधर, जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 शेड्यूल्स थी। प्रथम संविधान संशोधन जब किया गया 1951 को, तो इसके द्वारा 31A तो जोड़ा ही गया जो आपने अभी लिख लिया है, इसके द्वारा 31B भी जोड़ा गया, और इस 31B के द्वारा एक नया शेड्यूल जोड़ा गया भारत के संविधान में। वो कौन सा था? 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची आ गया, एक और अनुसूची बढ़ गया। पहले कितनी शेड्यूल थी? 8, फिर कितने हो गए? 9। देखिए क्या होता है, हमारे संविधान में सबसे पहले क्या होते हैं? बुक पढ़ा है स्कूल में? अरे हाँ बताइए। बिल्कुल, बुक जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उसमें क्या होते हैं? चैप्टर्स, पार्ट 1 होता है ना।
तो जो चैप्टर्स होते हैं वैसे ही हमारे संविधान में पार्ट्स होती हैं। 395 आर्टिकल हो गए। वैसे हमारे संविधान में भाग होते हैं, तो भाग हो गए मतलब पार्ट्स। कितने भाग? 22 भाग। इन पार्ट्स को डिवाइड किया गया है आर्टिकल्स में। किसमें डिवाइड किया गया है? यस, 395। ठीक, संविधान की बुक है, उसमें सबसे पहले क्या आएगा? भाग, फिर उसके अंदर क्या है? आर्टिकल्स। उन भाग को बांटा गया है आर्टिकल के माध्यम से। और संविधान में बताई गई चीजों को हाईलाइट करने के लिए, जैसे तुम हाइलाइटर लेके घूम रहे होते हो ना, वैसे संविधान में हाइलाइटर लगाया गया है। संविधान में चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, मतलब अलग से दिखाने के लिए, चीज़ों को प्रॉपर मैनर में प्रेजेंट करने के लिए जोड़ी गई हैं क्या? शेड्यूल्स या स्केड्यूल्स, जो वर्तमान में कितनी हैं? 12। जब संविधान बना था तो कितना था? 8 था। क्लियर हो पा रहा है? आया ना? तो संविधान में जिन भी चीज़ों को हाईलाइट करना था उसके लिए क्या जोड़ दिया गया? स्केड्यूल्स जोड़ दिए गए। कितने स्केड्यूल्स थे जब संविधान बना था? 8। वर्तमान में कितने हैं? 12। तो मैं यही बता रहा था कि जब संविधान बना था तो केवल कितने स्केड्यूल थे उस समय? 8 थे। पर आर्टिकल 31B जो कौन से संविधान संशोधन से लाया गया? अरे बोलिए भाई, हैं? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया। इसके द्वारा एक नया स्केड्यूल भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कौन सा? 9वीं। क्लियर हो पा रहा है? हाँ या ना? तो आर्टिकल 31B के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया स्केड्यूल जोड़ दिया गया। वो कौन सा था? 9th स्केड्यूल। 9th स्केड्यूल को भी मैं इसी के साथ पढ़ाऊंगा। आया ना? क्योंकि 9th स्केड्यूल को लेकर हमेशा विवाद छिड़ा रहता है। देखते हैं हम, जैसे कि पिछली सरकार जब थी, भूपेश बघेल सरकार, उस समय 9th स्केड्यूल बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे था। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन को लेकर के कानून बनाया और रिजर्वेशन में बढ़ोतरी कर दी। यस, और रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने के बाद पहला कानून जो उन्होंने बनाया था उसको तो हाई कोर्ट ने ही निरस्त कर दिया था। फिर से उन्होंने कानून बनाया और उसे भेजा। जब वो निरस्त कर दिया गया तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा, मोदी साहब को, है ना? ये नहीं कि क्या कर रहे हो मोदी, ऐसा नहीं। यस, राघव चड्ढा को तो देख ही रहे हो। दैट इज द पॉलिटिक्स। इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूं कि पॉलिटिकल व्यूज की वजह से आप अपने आपसी संबंध कभी भी खराब मत करो। वो कब किसके साथ जुड़ जाएं नहीं कह सकते ना। पर हम आपसी गांव-गांव में आप जाके देखिए, गांव में, शहरों में भी पॉलिटिकल व्यू रखने वाले लोग किसी पार्टी में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में मिले तो आपस में भिड़ जाते हैं। कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं मिल रहा उनको। और वहीं बीजेपी, कांग्रेस और अदर पार्टी वाले बैठे हैं, कोई किसी का तारीफ कर रहा है, कोई किसी का बुराई कर रहा है, और वो आपस में भिड़ गए और गर्मा गर्मी चालू हो गई एक पॉइंट पे आके। और फिर तीसरे आदमी को आके शांत कराना पड़ता है। चिल 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 करो भाई, चिल करो। एक्सेप्शनल है, हाँ है ना? ये वाली हालत हो जाती है। मतलब लोग राजनीति के चक्कर में अपने आपसी संबंध को खराब कर लेते हैं और वही राजनेता फिर एक हो जाते हैं। यस, इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से या किसी भी वजह से कभी भी अपने आपसी संबंध खराब मत करो, आपस में मत लड़ो।
कहीं पर वो व्हाट्सएप में इतने सारे ग्रुप हैं हमारे एडवोकेट्स के, ही मेरे ख्याल से 12-15 ग्रुप होंगे, जो पाता जहाज पाता जोड़ देता है। पर क्योंकि उस फ़ोन में जुड़ता हूँ, जिस फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो फिर उसमें हटाता भी नहीं, पड़ा है क्या करना है। तो उसमें कई बार कई आइडियोलॉजी वाले आपस में लड़ते रहते हैं, पॉलिटिकल। फिर एडमिन साहब उतरते हैं बीच बचाव में कि ये राजनीति की ग्रुप नहीं है, कृपया मत लड़ें। फिर ओनली मैसेज, फिर ब्लॉक करके फिर केवल एडमिन मैसेज करने का ऑप्शन दे दिया जाता है कुछ दिन के लिए उसमें, ताकि लोग शांत हो जाएं। तो राजनीतिक लड़ाइयों की वजह से आपसे संबंध खराब नहीं करने चाहिए। हाँ, तो 9th शेड्यूल जोड़ा गया और 9th हाँ, तो भूपेश बघेल सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि जो रिजर्वेशन है छत्तीसगढ़ का, जिसमें ओबीसी को रिजर्वेशन बढ़ाकर 27% कर दिया गया था, यस, एससी का रिजर्वेशन बढ़ा के 14% कर दिया गया था, और एसटी का रिजर्वेशन उतना का उतना था, उसमें कोई कमी नहीं की गई थी। यस, मतलब ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ रिजर्वेशन 77-78% के आसपास पहुंच गया था। इस रिजर्वेशन को भूपेश बघेल की सरकार ये चाह रही थी कि उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था, पर उसके बावजूद भी उसे 9th शेड्यूल में डालने की बात की जा रही थी। यस, 9th शेड्यूल इज अमृत। क्या है मैडम? अमृत। जो पी लिया वो जिंदा हो जाएगा और अमर हो जाएगा। ऐसा कोई भी कानून अगर वो नल एंड वॉइड ही क्यों ना हो गया हो, वो शून्य ही घोषित क्यों ना हो गया हो, अगर उसे 9वीं अनुसूची के अंतर्गत डाल दिया गया तो वो फिर से जिंदा हो जाती है। और सबसे अच्छी बात, उसे किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती यदि वह मौलिक अधिकार, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर रही है तो। मतलब सिर्फ सामान्य कानून क्या कहता है कि कोई भी विधि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आप न्यायपालिका जाइए, न्यायपालिका उस विधि को शून्य घोषित कर देगी और आपके मौलिक अधिकारों को बचाएगी। पर यदि कोई विधि 9वीं अनुसूची में, सामान्य शब्दों में समझो, 9वीं अनुसूची में पढ़ाऊंगा, सामान्य शब्दों में भी समझ जाओ बस, कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई कानून मैंने डाल दिया तो उस कानून को न्यायपालिका अमान्य घोषित नहीं कर पाएगी। सामान्य शब्द में तमिलनाडु का रिजर्वेशन 79% रिजर्वेशन ऑफ तमिलनाडु, 69% पहला था, 10% ईडब्ल्यूएस, 79% रिजर्वेशन तमिलनाडु का। एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां पर 79% रिजर्वेशन है अप्रोक्स। समझ पा रहे हैं? मतलब जनरल की सीट केवल 21%, और जनरल मीन्स व्हाट? ऑल आर ऑल। जनरल मीन्स व्हाट? ओपन सीट्स, कोई भी उस पर भर सकता है। मतलब 79% जो है वो उस पर केवल रिजर्व कैंडिडेट्स आएंगे, पर वो 21 में सब आएंगी, जनरल भी आएंगी। मतलब एग्जांपल के लिए कि आप मान लेते हैं कि आप किस कैटेगरी से मैडम? ओबीसी से हैं। आप ओबीसी से हैं, आप तमिलनाडु पीएससी का एग्जाम देती हैं और टॉप कर जाती हैं, तो अब आपको ओबीसी की सीट नहीं मिलेगी, अब आपको सीट मिलेगी जनरल की, उस 21% वाले में। मतलब आप ओपन में क्वालिफाई कर गई, आपको अपनी रिजर्वेशन की सीट टच करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब अब वो ओबीसी की सीट किसको मिलेगी? अदर ओबीसी को मिल जाएगी, पर मिलेगी जरूर। रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से काम करता है। मतलब एक तरह से वहां पर रिजर्वेशन बड़े खतरनाक स्तर पर है ना? इतने भी खतरनाक स्तर पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए।
और वो रिजर्वेशन इसलिए बना है क्योंकि वो 9th शेड्यूल के अंदर है। कहाँ है? 9वीं अनुसूची में है, और 9वीं अनुसूची के कानून को कोई भी न्यायपालिका नहीं छू सकती। अब लिख लो 31B। आर्टिकल 31B says the acts and regulations or laws included in the 9th schedule from being challenged and invalidated on the ground of contravention of any of the fundamental right. Any of the fundamental right. हिंदी में लिखिएगा, अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों, विनियमों या विधियों को किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने और अमान्य होने से बचाता है। किसका एरिया ज्यादा बड़ा दिख रहा है, 31A या 31B का? 31B का। 31A क्या कह रहा है? लैंड रिफॉर्म से संबंधित अगर कोई कानून बनता है और अगर आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका नहीं जा सकते। मतलब और कोई कानून बनता है और वो 14 19 का उल्लंघन करता है तो जा सकते हो। पर आर्टिकल 31B क्या कहता है? कोई भी विधि, अधिनियम, विनियम 9th शेड्यूल में डल गई तो, और अगर वो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो उसको किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। ये लिख दिया गया संविधान में। यस, इस प्रथम संविधान संशोधन को, यस क्लियर हो पा रहा है? देख रहे हो, अभी तक हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता, पर आप देख पा रहे हैं कि संसद ने ऐसा संविधान संशोधन किया, संविधान में ऐसे बदलाव किए जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों को छीनने का रास्ता बनाया गया। यस, 9th शेड्यूल बेसिकली इसलिए लाया गया था कि जितने भी भूमि सुधार कानून बने, लैंड रिफॉर्म्स, उसको सब कहाँ डाल दिया जाए? 9th शेड्यूल में डाल दिए जाए। कहाँ डाल दिए जाए? ताकि क्या होना हो, किसी भी न्यायपालिका में उसको चुनौती ना दी जा सके और सरकार आसानी से किसी की भी जमीन क्या कर सके? एक्वायर कर सके। आ रहा समझ में? तो कोई कानून को किसी और सूची में डाल दे तो भी ये सब होता? नहीं, सिर्फ 9th में ही होगा ना भाई। 9th इसलिए बनाया गया ना, समझ रहे हैं? 9th को इसीलिए बनाया गया। अब बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में ही ठीक हो गए। अब तुम बोलो कि नहीं सर मैं तो बहुत बीमार हूँ, है ना, मेरे को होटल कोई 7 स्टार होटल ले चलो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, तो ठीक नहीं हो पाएंगे आप। आया ना? ठीक होने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। वैसे ही
9th शेड्यूल बनाया ही इसलिए गया ताकि उन कानूनों को बचाया जा सके जो आपके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करती हैं। समझ में आ रहा है? ये छीन रही हैं। 9th शेड्यूल बनाने के पीछे का वजह ही यही था। आ रहा है समझ में? एक एक शेड्यूल धीरे धीरे कंप्लीट होंगी समय समय पर, जहाँ जहाँ पर जिन जिन अनुसूचियों का उपयोग होगा वहाँ वहाँ पर वो अनुसूचियाँ मैं पढ़ाता जाऊँगा, कुछ छोड़ दूंगा नहीं, टेंशन मत लो। बस मेरे पढ़ाने का तरीका औरों से थोड़ा क्या होता है, अलग। मैं लिंक करके पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट में चलता हूँ। आर्टिकल 31 देखो कैसे लिंक कर गया आर्टिकल 31 से, हाँ या ना? किस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए? बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस प्रथम संविधान संशोधन जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इस देश में, जिसके द्वारा आर्टिकल 31A एंड 31B जोड़ा गया था, इसे चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ किया गया? भाई संविधान में कोई भी संशोधन होता है, सामान्यतः वह न्यायपालिका उस पर विचार जरूर करती है सुप्रीम कोर्ट कि वो संशोधन हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है या नहीं, हाँ या ना? तो सबसे पहला, अब इसके बाद हेडिंग बनाइए ये वाला केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला ये वाला, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नहीं बढ़ा, उतना ही है ना? पुराने रिजर्वेशन के आधार पर ही चीज़ें अभी चालू हैं, ठीक है? और रिजर्वेशन बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि जैसे रिजर्वेशन बढ़ता है तो हम हाई कोर्ट वाले वकील लोग कोई पास कोई ना कोई आ जाता है इंदिरा शाही मामले के तहत, यस, कि रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना? उस आधार पर उस कानून को हम निरस्त करवा देते हैं न्यायपालिका से, यस। बाकी रिजर्वेशन को लेकर के मेरा हमेशा व्यू ये रहा है कि रिजर्वेशन शुड बी लिमिटेड, है ना? मतलब वो 50% लेवल पर ही होना चाहिए। छत्तीसगढ़ एक्सेप्शनल है क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक है और इसीलिए वहाँ पर छत्तीसगढ़ में 30+ % रिजर्वेशन किसको मिला हुआ है? अनुसूचित जनजातियों को 32% के आसपास आया ना। तो 32% रिजर्वेशन अनुसूचित जनजातियों को मिला हुआ है क्योंकि जनजाति बहुल राज्य है, तो ये आवश्यक तौर पर उनके लिए रिजर्वेशन था जो उनको दिया गया है और इसीलिए यहाँ पर रिजर्वेशन 50% को क्रॉस करता है तो उतना चलता है। इंदिरा साहनी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामान्य परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप 50% लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, है ना? और उस अपवाद स्वरूप हमने भी 50% के लिमिट को क्रॉस किया हुआ है, ठीक है? पर अब आप कहें कि हम फिर ओबीसीज को भी 27% रिजर्वेशन दे देते हैं, शेड्यूल कास्ट को भी उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दे देते हैं, तो फिर रिजर्वेशन तो 80 और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी लागू कर देते हैं, फिर रिजर्वेशन तो 80% पहुंच जाएगा। फिर सामान्य वर्ग जो है, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, उनके लिए तो फिर कुछ बचा ही नहीं, हाँ या ना? ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो रिजर्वेशन शुड बी लिमिटेड एंड रिजर्वेशन को अब मेरा मानना है हमेशा भी ये रहेगा और मैं उस पर हमेशा स्टैंड करता हूँ कि रिजर्वेशन को लेकर के अब वो कोई भी वर्ग क्यों ना हो, रिजर्वेशन में अब क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो एसटी के लिए भी हो, एससी लिए भी हो और ओबीसी के लिए भी हो, हाँ या ना? किसी के लिए क्यों ना हो, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्रीमी लेयर का। मतलब जो वर्ग अब ऊपर उठ चुके हैं कि एक व्यक्ति ऑलरेडी आईएएस बन चुका है, आईपीएस बन चुका है, डिप्टी कलेक्टर बन चुका है, तो वो दोबारा अगर एग्जाम दे रहा है किसी बड़े पद के लिए, उसे रिजर्वेशन की फिर से लाभ क्यों प्राप्त हो? नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम आज उस पद पे पहुंच चुके हो कि अब
तुम अब अपनी मेहनत से जाओगे, अब तुम्हें उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। या फिर अगर आपके पिताजी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, व्हाटएवर, एक बड़े पद पर पहुंच चुके हैं, तो फिर उनके बच्चों को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? ये मेरा व्यू है भाई, अपना अपना हो सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट भी यही मानती है, और इसके पीछे मेरा व्यू इसलिए है क्योंकि मैं घूमता हूं तो मैं चीज़ों को समझता हूं, और जब मैं गांव-गांव जाकर चीज़ों को देखता हूं तो लोगों के पास पहनने के लिए चप्पल तक ही नहीं है। बच्चे स्कूल ड्रेस पहन के घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। कपड़ा एक ही दिन पहन रहे हैं, जिस दिन किसी शादी या पार्टी में जाना है वो भी उनके पास एक ही कपड़ा है, वो भी बाजार से बेचारे लिए होंगे ले दे के। वो उन हालातों में है। और यदि पिछली सरकार, जब भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग जो छत्तीसगढ़ में 5 हैं, हाँ है ना, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़, है ना, इन जनजातियों के लोगों को जो 5वीं भी पास क्यों ना हो, 5वीं 8वीं 10वीं, उनको डायरेक्ट सरकारी नौकरियां दी गई। क्या दी गई? अब मैं उसका विरोध बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा कि उनको मैं ये बोलूं कि नहीं देखो यार, उनको डायरेक्ट सरकारी नौकरी दे दी कि हम पढ़ पढ़ के मर रहे हैं, ये फालतू बात है। वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर आज भी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। यस, एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर के 40 किलोमीटर पैदल चल के आया। सोचिए, ये मैं अभी की बात कर रहा हूं, यस, 2, 2.5, 3 साल पुरानी की बात, ये मैं 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं। 40 किलोमीटर पैदल चल के आया। क्यों? बस के पैसे नहीं थे उसके जेब में, अपनी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करना था। बेटी को तो कर दिया, पर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते खुद की मृत्यु हो गई। यस, ये और इतने फंड्स आते हैं इन अनुसूचित जनजातियों के लिए, जाति के लिए, इन वर्गों के लिए, सरकार इतने फंड्स रिलीज करती है, केंद्र सरकार देती है, पर जमीनी स्तर पर इनके लिए कोई कार्य हो ही नहीं रहे हैं। नहीं, यस, अब इनको अगर सरकार सरकारी नौकरी देती है, 5वीं पास है तो ड्राइवर, 8वीं पास है तो चपरासी का पद वगैरह वगैरह, जो भी स्किल आपके पास है उसके अनुरूप। तो अब अगर आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति भी सरकारी नौकरी पा गया, तो अब तुम्हारा पूरा परिवार ऊपर उठ गया। वो केवल एक नौकरी नहीं, उस पूरे जनजातीय समाज को ऊपर उठाने का एक तरीका था जो शानदार था, पिछली सरकार, भूपेश बघेल सरकार ने किया। मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूं। शानदार तरीका, बहुत बेहतरीन। यस, मैं उसका विरोध नहीं करता। अब वहां पे भी तो रिजर्वेशन है, तो ऐसे लोगों को रिजर्वेशन लाभ मिलना चाहिए। यस, जिनको सचमुच आरक्षण की आवश्यकता है। अब अगर उनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में आ गया, तो वो अब शिक्षा के अधिकार को समझेगा और अपने आने वाली पीढ़ी को भी क्या करेगा? शिक्षित करेगा, ताकि वो भी उसकी तरह सरकारी नौकरी में आए, और कम से कम गिरे हालत में, छोटी से छोटी सरकारी नौकरी में भी 30-35 हजार रुपए सैलरी है। और एक गांव के ग्रामीण के लिए 30-35 हजार रुपए बहुत ज्यादा होता है बेचारों के लिए। यस, मैं तो भाई, मैं तो मिलता रहता हूं, मैं तो कई लोगों को ऐसे हम हेल्प करते रहते हैं, हमारा परिवार हेल्प करते रहता है, मेरे दीदी हो, मेरे पापा हो, मैं हूं, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मैं पूछता हूं उनसे कि
कैसे करते हो आप लोग? तो राशन मिल गया उनको, हाँ या ना, वो सरकार दे दी। अब खेती किसानी कर रहे हैं तो चावल खुद उगा रहे हैं, तो सरकार ने जो चावल दिया उसका यूज नहीं है उनके पास, तो उस चावल को क्या करते हैं, और उसी चावल से तेल और मसाला वगैरह आता है उनके घर का, और उसी से उनका घर चलता है। ये हालत है। यस, बहुत चुनौतीपूर्ण है। कभी आप छत्तीसगढ़ के इन थोड़े से रूरल एरियाज में जाकर तो देखिए। यस, मैं बस्तर गया हुआ था घूमने, दंतेश्वरी दर्शन करके जा रहा था, तो बाजार देखा, बढ़िया बाजार लगा हुआ था रास्ते पे, बहुत सारे लोग सामान वामान खरीद के जा रहे थे, तो एक महिला बढ़िया बोरी रख के जा रही थी सर पे, पैर में चप्पल नहीं थे। मैं जब दर्शन करके वापस आ रहा था तो महिला वैसे ही चली आ रही थी रोड में। मैं बोला यार, मुझे करीब करीब 1-1.5 घंटे का समय लगा होगा इस पूरे सफ़र में, 1.5-2 घंटे का जाने और आने में, घूम के दर्शन करके, और वो महिला अभी भी उस बोरी को लेकर चल रही है। ये गरीबी को ही तो दर्शाता है कि उस महिला के पास बस या ऑटो को देने के लिए क्या नहीं होंगे, बस इसीलिए। पर क्योंकि वो बहुत ही आउटर इलाके में रहते हैं और वो किसी भी बाहरी लोगों से कई बार मिलने से डरते हैं कि हम उनको जाकर कुछ सहयोग करना चाहेंगे, वो तो थोड़ा हिचकते हैं, डरते हैं, तो हम कुछ बोलें भी तो बड़ा दिक्कत हो जाता है कई बार। यस, क्योंकि सरकार, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने बच्चों को, जिनको भी मैंने आज तक पढ़ाया है, आप जिस भी वर्ग से आते हैं, अगर आप कल को कुछ बनते हैं तो अपने लोगों के लिए जरूर करिए, जिसका लाभ लेकर आपको उस पद की प्राप्ति हुई, तो आप आगे का लाभ, अपने जो अधिकार आपको मिले हैं उसका यूज करके उन नीचे जो पिछड़े वर्ग जो लोग जो नीचे बैठे हुए, जिनको लाभ आज तक नहीं मिल पाया, उनके लिए जरूर करिए। नहीं तो आज देखिए जितने लोग इनको लेकर पॉलिटिक्स करते हैं, वे पॉलिटिक्स करके खुद नेता बन जाते हैं, फिर वो सिर्फ झंडा लेके घूमने का काम करते हैं बेचारे। वो कोई भी नेता क्यों ना हो, सब ऐसे देख रहे हैं। शंकरी प्रसाद केस में प्रथम संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया। प्रथम संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया कि प्रथम संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, और इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय को अपना निर्णय देना था। ये प्रथम केस था हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने को लेकर के। शुरुआत यहीं से हुई, बहुत इंपॉर्टेंट केस, हाँ या ना, जहां पर यह बताया गया क्या संसद के पास मौलिक अधिकारों को छीनने का अधिकार है या नहीं है। यस, पर इसको करेंगे हम लोग कल। आज के लिए बस, कल मतलब परसों।